अजीत पवार का बड़ा बयान आया लोकसभा में। अपनी बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को उन्होंने उतारा था। हालांकि जीत सुप्रिया सुले की ही हुई, लेकिन लोकसभा में सुनेत्रा को उतारना मेरी गलती थी, यह अजीत पवार की तरफ से कहा गया है। इस बार गलती किसने की? इस बार उनके सामने जो उम्मीदवार हैं, उस कारण यह सवाल अब अजीत पवार की तरफ से पूछा जा रहा है। मैं फॉर्म भरूंगा जानते हुए भी कि फॉर्म क्यों भरा, मतदाता इस बार भावुक नहीं होंगे, ये अजीत पवार की तरफ से कहा गया है। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, क्या ये आशंका है कि मतदाता पिछली बार की यानी लोकसभा चुनावों की तरह का निर्णय यहां भी ले सकते हैं? क्या अजीत पवार इस बात को महसूस कर रहे हैं कि जमीन पर हो सकता है कि शरद पवार को धोखे का मुद्दा बड़ा बन जाए इन चुनावों में? क्योंकि अब उनके कहने से तो क्या होगा, उम्मीदवार तो उतार ही चुके हैं शरद पवार उनके सामने। नहीं श्वेता जी, बात ये आज अजीत दादा का जो बयान आया है, ये इसके पीछे मूल कारण ये था कि जिस समय अजीत दादा ने अपनी पत्नी को वहां चुनाव में उतारा था बारामती में, तो लगातार दूसरी पक्ष की तरफ से ये बातें कही जा रही थी कि एक ही परिवार के अंदर आपने इस प्रकार से क्यों उतारा, और उसको एक मुद्दा बनाकर उस इलेक्शन को लड़ा भी गया था और एक भावनात्मक माहौल वहां पे पैदा किया, जिसके कारण वहां हमारी जो प्रत्याशी थी वो पराजित भी हुई। ये बात बिल्कुल सच है। उसकी तभी आदरणीय अजीत दादा पवार ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए ये कहा था कि वाकई ये गलती हुई है और इस प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। तो उनका स्पष्ट संदेश यही था उन लोगों को जिन्होंने इस बात का आरोप लगाया था कि आपने अपनी पत्नी को परिवार की एक महिला के खिलाफ खड़ा किया है, उसको उन्होंने संदेश दिया था। आज वही गलती उन्होंने जब की है, इसलिए अजीत दादा पवार ने यह कहा कि अब इस बार जो खड़ा किया गया है, उन्हें सबों को मालूम था कि आदरणीय अजीत दादा पवार वहां से चुनाव लड़ने वाले हैं। अब उसी परिवार के एक व्यक्ति को वहां से उनके भतीजे को वहां से खड़ा किया गया है, तो जो खड़े करने वाले हैं उनसे अजीत दादा ने ये प्रश्न किया है, और जो वाजिब प्रश्न है, क्योंकि इसी बात को उन्हीं लोगों ने कहा था, तो आज ये हमारा पूछना वाजिब है। मैं आपसे दूसरी बातें कहना चाहता हूं कि उस समय का जो चुनाव था वो निश्चित रूप से भावनाओं पर आधारित था, जबकि बारामती में लगातार आदरणीय अजीत दादा पवार उस क्षेत्र के विकास के लिए जाने माने नेता के रूप में, ये कोई नई चीज नहीं है, लगातार वो वहां से चुनाव जीतते हुए आए हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने उस क्षेत्र का बारामती का पूना जिले का जिस प्रकार से उन्होंने विकास किया है, उसको सब लोग जानते हैं। मुझे नहीं लगता कि वहां के लोग इस बार भावनात्मक होकर कोई वोट देंगे। सबों को मालूम है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में महायुति की ही सरकार बनना है। अब जब महायुति की सरकार बनना है, तो निश्चित रूप से वहां पर आदरणीय अजीत दादा पवार ही उस क्षेत्र के विकास के लिए, अपने किए गए वादों को पूरा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अजीत दादा पवार के अलावा कोई आदमी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि वहां किसी प्रकार का कोई परेशानी आएगी। मैं एक बात जो खास तौर से कहना चाह रहा था, अभी भाई आनंद दुबे जी कह रहे थे कि व्यापारी लोग जा रहे हैं, तो यही तो हम लोग कह रहे हैं लगातार कि INDIA के लोग या महाविकास अघाड़ी के जो नेता हैं, वो ये जान ही नहीं पा रहे कि किस आदमी को उन्हें टिकट देना चाहिए। ये व्यापारी है, ये इन्हें आज पता लगा जब उन्होंने ये कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। यही तो कमी है लोगों की, और इसी कमी के चलते आज तक इनके उम्मीदवार फाइनल नहीं हो पाए। अभी भी वही विवाद है। हो सकता है भी थोड़ी देर बाद आदरणीय संजय राउत साहब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर से अंदर के झगड़े देश के सामने रख दें और बताएं कि महाविकास अघाड़ी में अभी तक फैसला क्यों नहीं हुआ, कहां क्या होने वाला है। जहां तक माहिम की बात है, बहुत ही स्पष्ट है, क्योंकि वो सीट आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के खाते में है। उनको फैसला लेना है कि वहां जो उम्मीदवार हैं मनसे के, उनके लिए उनको जिम्मेदारी दी गई है, फैसला हो जाएगा। महाविकास अघाड़ी फैसले लेने में पिछड़ रही है, इसको सब लोग देख रहे हैं। अभी भी उम्मीदवार देने में उन लोगों में बहुत विवाद है, इसकी जानकारी सारे लोगों को है। जहां तक बात महायुति की है, हमारे बीच में सारे मामले पहले से तय हो चुके हैं। चलिए, आपके सारे मामले तय हैं, लेकिन महेश चौहान जी, ये जो सवाल आपसे पूछ रहे हैं बृजमोहन जी कि जब अजीत पवार की तरफ से परिवार वर्सेस परिवार का कैंडिडेट दिया जाता है तो गलत, फिर अब अजीत पवार के सामने उनका भतीजा क्यों? श्वेता जी, सबसे पहले अगर अजीत पवार जी को लगता है कि सुप्रिया सुले जी के सामने उन्होंने सुनेत्रा जी को खड़ा किया चुनाव में लोकसभा के, वो उनकी गलती थी, तो उस गलती का प्रायश्चित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सिर्फ गलती मान लेने से काम हो जाएगा?
अगर वो सच्ची सही में ऐसा सोचते कि उनकी गलती हुई और इसमें कोई राजनीति नहीं है, तो वो प्रायश्चित करें, वो उनका नामांकन वापस ले, वो नहीं खड़े होनी चाहिए अब ये बारामती के इलेक्शन में, ये उनका प्रायश्चित रहेगा। और ये पहली गलती नहीं है, उनकी दूसरी गलती है। पहली गलती ये थी कि उन्होंने शरद पवार साहब की पार्टी के विधायक चुरा कर वो भागे। उसके बाद उन्होंने पार्टी चुराई, उसके बाद उन्होंने पार्टी का नाम और पार्टी का चिन्ह चुराए। हम कहते हैं कि उन्होंने प्रायश्चित करना चाहिए। उन्होंने ये सब चीजें, जैसे कि पार्टी का नाम, पार्टी का चिन्ह, सब विधायक हमें वापस करनी चाहिए और खुद ने खुद के दम पर अपनी पार्टी अलग से बनानी चाहिए और फिर चुनाव में सामने आनी चाहिए और बाद में ये सवाल पूछना चाहिए कि मेरे सामने मेरा भतीजे को क्यों खड़ा किया। प्रेम श्वेता शुक्ला जी, जी, इस बार भावनाएं माइनस हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगे चुनाव से? लग तो नहीं रहा है, क्योंकि भले अजीत पवार के बेटे ये कह रहे हैं कि पिछली बार भावनाओं में पड़ के लोगों ने वोट दिया था, इस बार ऐसा नहीं होगा, लेकिन क्या आपको मुमकिन लग रहा है ये अभी तक आखिरी दम तक जो मुकाबला चल रहा है? देखिए, नहीं, भावनाएं बहुत जबरदस्त तीव्र चलेंगी। भावनाएं इसलिए चलेंगी कि किस तरह से आरक्षण का मामला जो है झूठ फैलाया गया था और अब सिद्ध हो रहा है कि नेहरू जी से लेके श्रीमान राहुल गांधी तक आरक्षण विरोधी हैं और आरक्षण के विरोध में जिस तरह से अमेरिका की धरती पर राहुल गांधी कहकर आए हैं, जिस तरह से नाना पटोले बात कर रहे हैं, संविधान पे किस तरह से इन्होंने भावनाएं भड़काई, ये पूरा देश भली भांति जान रहा है। किस तरह से बांग्लादेश में जो है हिंदुओं के नरसंहार पर किस तरह से जो है सुविधाजनक चुप्पी साधी गई, ये भावनाएं लोग भली भांति जान रहे हैं। लोग भली भांति जान रहे हैं कि किस तरह से जो है प्लेन में बम रखने वाले या अफवाहें फैलाने वाले, ट्रेनों के सामने जो है लगातार ऑब्स्टेकल्स खड़ा करने वाले, बाधाएं खड़ा करके दुर्घटना के लिए आगे बढ़ने वालों के साथ कौन लोग खड़े हैं, आतंकवादियों के हाथ किसके साथ हैं, ये लोग भली भांति जानते हैं। तो भावनाएं निश्चित तौर पर आतंकवादियों का साथ देने वालों के विरुद्ध साफ तौर पर है। याकूब मेमन की कब्र को कौन सजा रहे थे, ये भली भांति लोग जान रहे हैं। सबकी भावनाएं याकूब मेमन की कब्र सजाने वालों के विरोध में है। और जिन्होंने मुंबई में, महाराष्ट्र में विकास किया, जिन्होंने सामान्य महिलाओं का सशक्तिकरण करके लाडली बहना के माध्यम से उनके खातों में पैसा डाला, उनके समर्थन में भावनाएं हैं। जिन्होंने किसानों की बिजली के बिल को हाफ और माफ कर दिया, उनके समर्थन में जो है भावनाएं हैं। उनके समर्थन में भावनाएं हैं जिन्होंने महाराष्ट्र में पूरे देश का 52% इन्वेस्टमेंट लाया। और इनके जमाने में क्या दुर्दशा थी, हर कोई जान रहा है। कोरोना के काल में मुंबई में जिस तरह से उद्धव ठाकरे की सरकार ने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को भगाने का दुष्कर्म किया, उसकी भावनाएं भी साफ तौर पर लोगों के सामने बहुत ज्यादा समय है नहीं, सब छुट्टियों में हम कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। इसलिए उद्धव ठाकरे को हम जो है, इसलिए हम उद्धव ठाकरे को जो है उस समय हमको भगाने का उत्तर नहीं दे पाए थे, इस बार दबाकर उत्तर देंगे। भावनाएं बहुत साफ है। चलिए, बहुत समय नहीं है, कुछ ही समय में पता चल जाएगा कि भावनाएं यहाँ पर किसके पक्ष में रही हैं। लेकिन चरण सिंह सापरा जी, जो आरोप आप पर लगाया जा रहा है कि आपका जो गठबंधन है वो पिछड़ चुका है अपने उम्मीदवारों के चयन में, और आपके जो उम्मीदवार हैं चाहे किसी भी पार्टी के हो, वो अब छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं दूसरी तरफ। श्वेता जी, ये महायुति की सरकार जो है ये महाराष्ट्र द्रोही सरकार रही है। अभी इन्होंने उद्योग वगैरह की बात की, कृष्णा हेगड़े जी भी बात कर रहे थे। मैं इनको पूछना चाहता हूं कि आपके कार्यकाल में 7.5-8 लाख करोड़ के उद्योग जो है वो महाराष्ट्र से बाहर कैसे चले गए, वो गुजरात कैसे चले गए, वो चाहे वेदांता फॉक्सकॉन हो या टाटा है। तो ऐसे करीबन 17 प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से गुजरात चले जाते हैं। 8 लाख करोड़ का नुकसान होता है, 5 लाख नौकरियों का नुकसान हो जाता है। और श्वेता जी, आपको याद दिलाऊं, पिछले दिनों में एयरपोर्ट के लोडर की नौकरी निकली थी। कितनी वैकेंसी थी? 2216। कितने लोग आए? 25,000 लोग आए। आपने सारे मीडिया ने भी दिखाया था। और फिर महिलाओं की कांस्टेबल की भर्ती, कितनी सीटें थी? वैकेंसी 1257। 1257 के लिए 1 लाख महिला पूरे महाराष्ट्र से आई थी। वो सारे दृश्य आपके चैनलों में दिखाए हुए थे। तो ये हाल है बेरोजगारी का। 8.5% की दर पार कर चुकी है। और ये बात करते हैं उद्योग की, यहाँ पर भाई, यहाँ पर उद्योग को आपने सुला दिया है। यहाँ पर बेरोजगारी चरम पर पहुंची है, महंगाई चरम पर पहुंची है। और ये लाडली बहना की बात जब करते हैं
तो लाडली बहना को मात्र 1,500 रुपया दे रहे हैं, लेकिन लाडली बहना के जो बिजली के बिल अडानी ने बढ़ा दिए हैं, वो पैसा कहाँ जा रहा है? लाडली बहना के ऊपर 10,000 का अगर महीने का महंगाई थोप दिया आपने और 1,500 रुपया आप उनको दे रहे हो, तो बहुत बड़ा काम कर रहे हो। वो क्रिमिनल बिल कहाँ पर है जो शक्ति बिल महाराष्ट्र की विकास आघाड़ी की सरकार ने पारित किया था, जो राष्ट्रपति के पास पड़ा है, वो क्यों नहीं आपने कराया? भाई डबल इंजन की सरकार, ये डबल इंजन नहीं है, ये ट्रबल इंजन है। इसने महाराष्ट्र को बहुत ट्रबल दिया है, महाराष्ट्र को बहुत तकलीफ दी है। नरेंद्र मोदी आरक्षण विरोधी हैं, ये दुनिया जानती है। 400 पार होगा तो हम संविधान बदल देंगे, ये आपके नेताओं ने कहा था। एक नहीं 10 नेताओं ने ये नारे दिए थे। आप संविधान विरोधी हो, आप आरक्षण विरोधी हो, उद्योग को आपने महाराष्ट्र में खत्म किया, आपने छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले में भी पैसे खाए हैं। आपने नरेंद्र मोदी जी ने जल पूजन किया था ना यहाँ पर समुद्र में, कहाँ है छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला? इंदू मिल में परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की स्मारक बननी थी, 10 साल में आप स्मारक नहीं बना पाए। गुजरात के अंदर बनी ना सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मारक, हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन ये महाराष्ट्र के अंदर आप धोखा क्यों करते हो? आप महाराष्ट्र द्रोही हो, महाराष्ट्र की जनता जानती है, और महाराष्ट्र की जनता ने लोकसभा में आपका हिसाब किताब किया है। वही हिसाब किताब अभी आपके लेकिन लोकसभा चुनावों के समय ये एक कांग्रेस पार्टी की तरफ से खासकर ये बहुत प्रहार किया गया था संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर। अभी बीजेपी आरक्षण पर कुछ बयानों को उठा के जो राहुल गांधी की तरफ से और नाना पटोले की तरफ से दिए गए थे, उन्हें लेकर एक मुद्दा बना रही है। लेकिन शायद बोरीवली सीट पर बीजेपी के लिए भी थोड़ा सा बगावत की खबर हो सकती है, हालांकि हम इसकी पुख्ता होने की प्रतीक्षा अभी करेंगे।